नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और स्वागत है आप लोगों का डी कोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फिर से करंट अफेयर्स के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो इश्यूज़ है करंट अफेयर्स के आज के, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज़ हैं और ये दिसंबर 2021 के इश्यूज़ हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो इशू दिया गया है उसमें हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ 1971 वॉर ऑन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस। यहाँ पे जो आप मैप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वेस्ट पाकिस्तान है, ये ईस्ट पाकिस्तान है और ये वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का जो डिवीज़न है, ये जब 1947 में जब भारत इंडियन इंडिपेंडेंस, हम लोग कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय पे हमारा जो देश है, जो कंट्री है, वो पार्टीशन किया गया था बेस्ड ऑन रिलीजन के नाम पे पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ये जो है ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है और ये भी जो है ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बेसिस पे 1971 में वॉर हुआ था। इस वॉर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि जब ये लड़ाई जो है ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में थी तो इंडिया क्यों यहाँ पे इंटरफेयर कर रही थी, तो ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, इंडिया क्यों इन दोनों की वॉर में इंटरफेयर कर रही थी। तो चलिए, मैप को तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से ये दोनों इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो शायद यही एक रीज़न रही होगी कि इन दोनों की लड़ाई में इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हो रहा था। तो चलिए इशू को समझते हैं बारीकी से। 50 साल हो गए हैं भारत की विक्ट्री को इन 1971 वॉर। विक्ट्री क्यों कह रहे हैं भारत की? क्योंकि भारत जो है ईस्ट पाकिस्तान का साथ दे रहा था, बांग्लादेश बनने में मदद कर रहा था और पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली भिड़ गया था। 1971 को वॉर में हम लोग जीत गए थे और हम लोगों ने 16 दिसंबर में पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था। तो 50 साल उस चीज़ को हो गए हैं भारत की विजय को। इसको विजय दिवस भी कहा जाता है। द नेशन पेड ट्रिब्यूट टू द ब्रेव इंडियन सोल्जर्स फॉर देयर सैक्रिफाइसेस विच एंश्योर्ड द विक्ट्री इन द वॉर। ठीक है, ये तो बहुत ही सीधी सी बात है। यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, ये अलग अलग एस्पेक्ट पे हुई थी। यहाँ पे नेशनलिज्म तो था ही साथ कल्चरल का एस्पेक्ट भी था, लैंग्वेज का एस्पेक्ट भी था। ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू और हिंदी जो है वो ज़्यादा बोली जाती थी, पंजाबी ज़्यादा बोली जाती थी। हिंदी और पंजाबी ये वाले लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा बोले जाते थे और यहाँ पे जो है वो बंगाली बोली जाती थी। लेकिन इस लैंग्वेज को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था वेस्ट पाकिस्तान, डिस्पाइट बीइंग अ सिंगल कंट्री। तो जब ये अल्टीमेटली आज़ादी हुई, यहाँ पे लैंग्वेज मूवमेंट्स भी हुए थे ईस्ट पाकिस्तान में, तो इसीलिए यूनेस्को ने भी 21 फरवरी को एक इंटरनेशनल मदर टंग डे सेलिब्रेट करते हैं 1999 से। इट्स अ ट्रिब्यूट टू द लैंग्वेज मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन बांग्लादेश। ये भी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द वॉर? इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब आते हैं। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट ज्योग्राफिकली यूनिक रीजन, लॉन्ग शेयर्ड एथनिक, लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज सबके साथ है। जैसे कंट्रीज़ के नाम, जैसे आप देख लीजिए, नेपाल के साथ यूपी बिहार का रिलेशन है, जैसे बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल का रिलेशन है, आसाम का रिलेशन है। सिमिलरली पाकिस्तान के साथ जो शेयर करती है इंडिया के स्टेट्स बॉर्डर, उनके साथ रिलेशन है। टेक्निकली देखा जाए तो ये सारे रीजन्स की बात यहाँ पे हो रही है। जैसे यहाँ पे पूरा राजस्थान आ गया है, इधर हिमाचल के कुछ एरियाज आ गए हैं, यहाँ कश्मीर आ गया है, यहाँ पे गुजरात आ रहा है, सिमिलरली यहाँ पे उत्तराखंड आ रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ रहा है, यहाँ पे बिहार आ रहा है, यहाँ बंगाल आ रहा है, यहाँ पे आसाम आ रहा है, यहाँ पे मेघालय का भी कुछ पार्ट है। तो टेक्निकली जो चीज़ समझने लायक है वो ये है कि बॉर्डर जो है वो अलग अलग स्टेट जो है शेयर करते हैं, और शेयर करते हैं तो उसमें यूनिकनेस ये है कि हम लोग एथनिक लाइन्स पे, लैंग्वेज के लाइन्स पे, कल्चर के लाइन्स पे और हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट ज्योग्राफीज, दैट इज वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है। द वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेंस इंस्टीट्यूशंस सच एज पार्लियामेंट, जुडिशरी, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान जब बना था तो यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट करता था। कहाँ पे डोमिनेट करता था? वेस्ट पाकिस्तान जो है वो एंटायर पाकिस्तान के जुडिशरी को डोमिनेट करता था, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को डोमिनेट करता था। यानी कि देखा जाए तो एक नेशन है, उसके पार्लियामेंट हो जाए या नेशन उसकी सुप्रीम कोर्ट हो जाए, जुडिशरी, उसमें ईस्ट पाकिस्तानियों का रोल ना के बराबर था। तो जाहिर सी बात है, ये लोग टैक्स देते होंगे तो वो भी अपना हिस्सा चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में, या प्रॉपर जो है उनके साथ भी जुडिशरी उतनी ही एक्सेसिबल रहे, जो कि नहीं हो रही थी अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान जो है इट वॉज डोमिनेटिंग इंस्टीट्यूशन सच एज पार्लियामेंट्री एंड जुडिशरी। द पीपल इन द ईस्ट पाकिस्तान सून स्टार्टेड टू फेस इनजस्टिस एंड सप्रेशन। कौन कौन से एरियाज पे सप्रेस्ड हो रहे थे? जैसे कि एक मैंने कहा कि बंगाली लैंग्वेज या बांग्ला लैंग्वेज में, हालांकि पॉपुलेशन जो थी वो 58% पॉपुलेशन जो है वो 51 के सेंसस के अनुसार बंगाली लैंग्वेज बोलती थी। हालांकि लेकिन उनको स्टेट लैंग्वेज का रिकग्निशन अभी तक नहीं दिया गया था, यानी कि पाकिस्तान स्टेट का एक लैंग्वेज है वो नहीं रिकग्नाइज किया गया था। तो दैट हैड इम्पैक्ट ऑन देयर एथनिक आइडेंटिटी, दैट हैड इम्पैक्ट ऑन द लैंग्वेज एंड कल्चर, और ये जो है उनके सोशल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट कर रही थी दोस्तों।
वेस्ट पाकिस्तान का इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था ईस्ट पाकिस्तान को। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लो पार्टिसिपेशन या लो रिप्रेजेंटेशन था ईस्ट पाकिस्तानियों का इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ द इंक्लूजन इन आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी एरिया में ईस्ट पाकिस्तानियों को, यानी कि बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान में, उनकी रिप्रेजेंटेशन ना तो जॉब में थी, ना आर्मी में थी, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में थी। ऑलमोस्ट 400% का गैप था इनको दोनों एरियाज की रीजन के पर कैपिटा इनकम में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आइसोलेशन में रखा गया था। तो एक तरह से ये देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा बंटवारा हुआ, जिसमें ये कहा गया कि रिलीजन के बेसिस पे बंटवारा करेंगे, क्योंकि रिलीजन के ही एक मेन यार्डस्टिक रखी गई थी भाईचारे का। तो ये तो मुस्लिम्स थे, तो यानी कि डिस्पाइट बीइंग बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन, इनके साथ एक सौतेलापन का एक ट्रीटमेंट मिल रहा था। सो टेक्निकली इट वाज नॉट अबाउट रिलीजन, इट वाज ऑल अबाउट पावर एंड इट वाज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। हम लोग को शायद आज समझ आए, अच्छा है, नहीं आए तो जितना लेट आए उतना खराब है, क्योंकि आज भी इस रिलीजन के कार्ड को, कास्ट के कार्ड को, यही पावर पॉलिटिक्स जो है प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेकर के और क्या कहा जा रहा है देखते हैं। एट द पॉलिटिकल लेवल द नेशन वाज लार्जली कंट्रोल्ड बाय आर्मी। एट द पॉलिटिकल लेवल द नेशन वाज लार्जली कंट्रोल्ड बाय आर्मी लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स, और ये लोग भी वेस्ट पाकिस्तान से ही बिलोंग करते थे। जैसे कि आयूब खान, इन्होंने लीड किया था 58 से 69 तक। देन अहया खान, इन्होंने भी लीड किया है 69 से 71 तक। ये अहया खान जो है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे स्टडी के लिए, क्योंकि इनके समय पे ही बांग्लादेश वॉर हुआ था, इसी के समय वेस्ट पाकिस्तान हार गया था। वेस्ट पाकिस्तान फर्दर फेल्ड, वेस्ट पाकिस्तान फेल करता है और भी किसी चीज़ों को देने के लिए ईस्ट पाकिस्तान की तरफ। ठीक, क्या क्या चीज़ें और फेस करता है ईस्ट पाकिस्तान? मीटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी डिमांड। ईस्ट पाकिस्तान जितनी भी ऑटोनॉमी डिमांड कर रही थी 1966 से लेकर के, उन सारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। दूसरा, डेमोक्रेटिक ट्रांसफर ऑफ पावर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वह अवामी लीग पार्टी के लीडर हुआ करते थे। हालांकि उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती थी 1970 के इलेक्शन में। ये 1970 के इलेक्शन बहुत ही रेलेवेंट इलेक्शन है। 1970 के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी अवामी लीग थी ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने बहुमत से जीता था एंटायर पार्लियामेंट में, लेकिन इनको कुछ भी नहीं बनाया गया। Soon it turned out to be a forceful suppression of East Pakistan, killing hundreds and thousands, in fact millions of unarmed civilians, mass exodus, rape, and the operation was known as Operation Searchlight, and in turn Bangladesh Liberation War. तो पाकिस्तानियों के द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट किया गया और इसके फलस्वरूप बांग्लादेशियों ने लिबरेशन वॉर स्टार्ट किया। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अनआर्म्ड सिविलियंस को मास जेनोसाइड, ये सब तो खून कत्लेआम हो ही रहा था, लेकिन पाकिस्तानियों ने रेप को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया अपने वॉर में। तो इतने ज़्यादा रेप हुए थे जितने शायद यहाँ पे हत्याकांड नहीं हुआ होगा। आपको शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कितने सारे रेप हुए थे उस समय। आगे बढ़ते हैं। वाई डिड इंडिया डिसाइडेड टू एंटर दी वॉर? ये एक सवाल है। सबसे पहला जवाब इसका यह है, देयर वाज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ईस्ट पाकिस्तान वॉज इन्वॉल्व इन अ ब्लेटेंट मिसकंडक्ट, उसके साथ बहुत ही अत्याचार, अन्याय हो रहा था। इनजस्टिस वॉज हैपनिंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो एक्चुअली क्या है कि जब भारत जीता था, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो भारत बहुत ज़्यादा इन सब कॉन्सेप्ट से बिलीव करता था, जैसे जस्टिस में, इक्वालिटी में, फ्रीडम में, लिबर्टी में। तो उसके अनुसार ये था कि एक बारी मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि इनजस्टिस कहीं पे भी हो रहा है वो एक थ्रेट है टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर किसी भी देश में, किसी भी कोने में कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो वो इनजस्टिस चाहे किसी भी कोने में हो, वो एक थ्रेट बन जाता है एंटायर समाज के लिए, एंटायर विश्व के लिए, जहाँ पे जस्टिस को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से अगर मेरे पड़ोसी के घर पे अत्याचार हो रहा है, मेरे पड़ोसी के घर पे आग लगी हुई है, तो उसकी आंच हमारे घर तक आना ये बहुत ही स्वाभाविक है, और इसी के चलते हम लोगों ने एंटर किया था। इसके अलावा मास एक्सोडस ऑफ पीपल, लोग वहाँ से भागकर रिफ्यूजी बनकर भारत में एंटर कर रहे थे, क्योंकि भारत जो है उनसे सटा हुआ है। तकरीबन 10 मिलियन रिफ्यूजी एंटर इंडिया बिकॉज ऑफ अट्रोसिटीज। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खास करके जो बॉर्डर स्टेट्स हैं। There was a silence of the Western nations over the atrocity. West चुप था, यूनाइटेड नेशन और जितने सारे वेस्टर्न कंट्रीज वो सब चुप थे. They actually miserably failed to support the cause of the East Pakistan or to stop rather the 1971 atrocities. उसके बाद जैसे ही जो है इंडिया इंटरफेयर करने लगता है, तो पाकिस्तान अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया, फाइनली एन एयर स्ट्राइक ऑन इंडियन टेरिटरी फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान ऑन 3rd of December 1971, ऑपरेशन चंगेज खान उनके नाम से, ड्रैग्ड इंडिया इनटू द वॉर टू अपहोल्ड पीस, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी. तो यहाँ पे जो चीज़ समझने की चीज़ है, जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एक ऑपरेशन सर्चलाइट क्या है? ऑपरेशन सर्चलाइट जब बांग्लादेशियों के ऊपर यानी कि ईस्ट पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक शुरू हुए और जिसने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को जन्म दिया. और दूसरा है ऑपरेशन चंगेज खान. ऑपरेशन चंगेज खान मतलब जिस ऑपरेशन की वजह से 3rd of December में इंडिया के वेस्टर्न साइड में एक एयर स्ट्राइक हुआ, जिसकी वजह से इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू द वॉर टू अपहोल्ड पीस, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी. अगर हम इवेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ें दी गई हैं. मार्च और अप्रैल के समय ईस्ट पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड फॉर्म द मुक्ति वाहिनी एज द लिबरेशन आर्मी अंडर द मुजीबुर रहमान रिजीम. इंडिया सोवियत यूनियन जो ट्रीटी साइन की थी उसी समय, इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन. इसने काफ़ी मदद करी साइकोलॉजिकली और मटेरियली भी, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट करी इंडिया को ड्यूरिंग दी वॉर.
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट रहा, एक पावर का बैकअप रहा भारत के पास। 16 दिसंबर को एक यूनिलैटरल सीज फायर एग्रीमेंट होते हैं और पाकिस्तान जो है हैज़ टू सरेंडर एंड द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश जो है वो उनको मिल जाती है। पाकिस्तान एंड यूएस सी चाइनीज सपोर्ट अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान ने यूएस और चाइना का सपोर्ट भी मांगा था अगेंस्ट इंडिया जुलाई के आसपास। पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया एज अ प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक, जिसकी वजह से 3 दिसंबर में इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू द वॉर। ठीक है दोस्तों, तो ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर अल्टीमेटली सरेंडर, ये टाइमलाइन है। अब अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा हमारे देश में और या हमारे रिलेशंस में, उसको अगर समझें तो इट वाज बेसिकली 13-day वॉर 1971 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट हैज़ अ लैंडमार्क जियोपॉलिटिकल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। बिसाइड्स द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की आज़ादी को छोड़कर भी इट हैज़ चेंज द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया। हम लोग को दोस्तों यहाँ पे साउथ एशिया में क्या क्या समझना है वो पहले समझ लेते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स, वॉर का 1971 के वॉर का इम्पैक्ट क्या क्या रहा साउथ एशिया में। उसको समझने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले भारत में स्थिति कैसी रही, पाकिस्तान में क्या क्या चेंजेस आए, बांग्लादेश में क्या क्या चेंजेस आए, यूएसए सोवियत रिलेशंस में कैसे चेंजेस आए और यूनाइटेड नेशन ने किस तरीके से इस पूरी चीज़ को लिया। शुरू करते हैं भारत से। दोस्तों देखिए, डोमेस्टिकली अगर हम बात करें तो इट गेव ओनली अ टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम ए ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज विथ राइज ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स, पर्टिकुलरली उनके रिफ्यूजीज के हमारे देश में आने की वजह से भारत में कुछ आसाम में कुछ मूवमेंट्स दिखाई दिए थे विद रिस्पेक्ट टू सम एथनिक कंसर्न्स। इसके अलावा एट द जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट या स्ट्रैटेजिक लेवल पे इट हेल्प्ड इंडिया। किस तरीके से इंडिया को मदद करी? सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये कहने का मतलब यह है कि क्योंकि बांग्लादेश जो है वो एक रिपेरियन स्टेट है, पानी के नज़दीक है, समुद्र के तट पे है, तो अगर वहाँ पे इंडिया की अच्छी रिलेशंस रहेगी उस कंट्री के साथ तो ऑब्वियसली इंडियन ओशन में हम थोड़ा सा स्टेबल हो पाएंगे ईस्टर्न एस्पेक्ट में, ईस्टर्न साइड में, स्पेशली द नैरो पैसेज इन बे ऑफ बंगाल, जो कि हम लोग 10 डिग्रीज चैनल बोलते हैं। आप लोग मैप में 10 डिग्रीज चैनल जरूर ढूंढिएगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत का जो चिकन नेक है यानी कि सिक्किम साइड, वहाँ पे इस चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, वो भी काफ़ी पीसफुल रहेगा बिकॉज ऑफ अ पीसफुल नेबर। नेक्स्ट, एड्रेस द लैंड एंड मैरिटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, जो नया बांग्लादेश है और इंडिया के बीच में जितनी सारी लैंड और मैरिटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं पीसफुली, और वैसा हुआ भी है। 2015 में मोदी सरकार के आने के बाद लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी हुए हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में काफ़ी सारे इंसर्जेंसीज को हम लोग कर्ब करने में हम लोग को मदद मिली है बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन दैट वी हैव विद द बांग्लादेशीज। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमेटिक और अगर टेक्निकल चीज़ों की तरफ ध्यान दें तो इंडिया ने काफ़ी गेन किया है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल बिम्स्टेक की अगर बात करें तो बिम्स्टेक विद बांग्लादेश एज अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, जहां पे इंप्रूवमेंट देखी जा रही है आर्म्ड फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन में, नॉलेज शेयरिंग में ऑन सम स्पेशल ऑपरेशंस। सो अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये भारत के फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा है। ये बात है कि कुछ आसाम में कुछ मूवमेंट्स हुए हैं क्योंकि एक एथनिक इशू की वजह से काफ़ी तादाद में रिफ्यूजीज आ रहे हैं, तो वो एक एस्पेक्ट है जिसको हम लोग स्लोली डोमेस्टिकली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान में मिलिट्री गेन मोर से, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बनने से रही वहाँ, तो जब ये 71 का वॉर हुआ उसके बाद पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा उनकी से बढ़ गई इन द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। ब्लेमिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम, उनको लगने लगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की वजह से उन लोगों की हार हुई है 1971 के वॉर में। गवर्नमेंट जो है वो मिसमैनेज करती है, ठीक है, और यही सब रीजंस हैं उनके 71 के वॉर की वजह से। इसके बाद उन्होंने 72 में स्टार्ट किया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने अडॉप्ट किया इनडायरेक्ट वॉर स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट इंडिया। इन्होंने वॉर स्टार्ट कर लिया इनडायरेक्ट तरीके से। उन्होंने टेररिज्म को फॉरेन पॉलिसी का एक हथियार की तरह इसको इस्तेमाल किया, करना एक्चुअली शुरू किया। बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश में कैसे चेंजेस आए देखते हैं। हेल्प द पीपल ऑफ बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, बिल्कुल सही बात है। देयर ओन डेस्टिनी, अब वो खुद लिखने वाले हैं। पीसफुल कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। वहाँ पे एक हमारे लिए वो एक मेजर गारमेंट एक्सपोर्टर बन गई, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए गारमेंट का एक मेजर एक्सपोर्टर बन गई, क्योंकि समतल जमीन है, प्लेन लैंड है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा बहुत सारे बायलैटरल रिलेशंस में वो इन्वॉल्व हुई इंडिया के साथ और अन्य देशों के साथ भी, और जॉइंट एक्सरसाइजेस भारत के साथ भी बहुत किया है, जिसमें लाइक माइंडेड नेशंस, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर नेशंस, उनके साथ भी इन्होंने काफ़ी सारे जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं, जॉइंट वर्क किया है रादर इन द फील्ड ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर हम यूएस की बात करें तो ड्यू टू यूएस रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ यूएस पाकिस्तान चाइना ग्रुप एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेवंथ फ्लीट यूएसएस एंटरप्राइज की वजह से जो बनाती है सेवंथ फ्लीट इन द बे ऑफ बंगाल टू डेटर इंडिया एंड प्रिवेंट द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। यूएस ने काफ़ी कोशिश करी थी कि हम लोग जो हैं ये वॉर हार जाएं। यूएस ने अपनी सेवंथ फ्लीट भी इंडियन ओशन में भेजी थी, बे ऑफ बंगाल में भेजी थी, और यूएस ने पाकिस्तान चाइना के साथ ग्रुप बनाया था कि हम लोग बांग्लादेश लिबरेशन में हार जाएं, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और इसी की वजह से इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी डिटोरिएट हुआ। लॉस ऑफ फेस जो यूएस की हुई गोइंग अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये पूरे विश्व को पता चल गई कि उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी डेमोक्रेसी वैल्यू कितनी खोखली थी उस समय। सोवियत रशिया की अगर हम बात करें तो सोवियत रशिया जो है वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर की तरह काम किया। उसने रिड्यूस किया यूएस की इन्फ्लुएंस को इन द साउथ एशियन रीजन।
भारत के साथ जो पीस और फ्रेंडशिप कोऑपरेशन की ट्रीटी थी उसके साथ उन्होंने अश्योर किया कि भारत को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगी ड्यूरिंग द वॉर, और उन्होंने किया भी। इंक्रीज एक्सेप्टेंस ड्यू टू इट्स रिकग्निशन टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को भी बहुत दूर तक एक्सेप्ट किया। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन पूरे इस दौरान म्यूट रही, म्यूट रिस्पॉन्स उन्होंने दिया। यूएनएससी ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने अटेम्प्ट किया टू हैव अ सीज फायर सून आफ्टर पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया। इससे क्या होता मैक्सिमम, जैसा हालत हम लोग की पाकिस्तान और इंडिया के वॉर में हुई थी इन कश्मीर। अब क्या हुआ, देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्मिंग द इंस्टीट्यूशंस। अब जरूरत है रिफॉर्म की। हमें चाहिए कि ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज आएं। हमें चाहिए कि वो ऐसे म्यूट स्पेक्टेटर की तरह ना बैठे रहें। हमें चाहिए कि वो बेसिक ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करें। और प्रेवलेंट डोमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न नेशन इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, ये भी दिखाई दिया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूएस का था, और यूएस इस पूरे वॉर में इंडिया के खिलाफ था, बांग्लादेशियों के खिलाफ था, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ था। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि भारत कंक्लूड करें कि यूएस जो है यूएन को इन्फ्लुएंस कर रहा था और यूएन उस इन्फ्लुएंस से चुप था, तो ये भी गलत बात है। समझ में आता है कि डोमिनेंस किस लेवल में बढ़ गई थी वेस्टर्न कंट्रीज की ऑन द इंटरनेशनल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। तो ये पूरी की पूरी चीज थी दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बढ़ेंगे, विच इज इमर्जिंग बीआरआई ऑल्टरनेटिव्स, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। हम लोग इसको ढंग से समझेंगे कि बीआरआई क्या है और किस तरीके से इनके ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट करती है। तो वीडियो तक जुड़े रहें, अगले वीडियो में इसकी डिटेल में चर्चा होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।